हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मेरी इस नई कहानी में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इस कहानी में आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकती है। तो चलो हम कहानी में ज़्यादा देर नहीं करते हैं। मेरा नाम रोहन है। मैं सुबह सवेरे उठकर अखबार बांटने का काम किया करता था। एक दिन जब मैं अखबार बांट रहा था तो एक बड़े बंगले के पास मैंने अपनी साइकिल रोकी और हमेशा की तरह हाथ से अखबार बंगले के गेट के अंदर फेंक दिया था। वहाँ करीब 26 साल की एक लड़की खड़ी थी। उसने मुझे टोका और कहा, अखबार ऐसे फेंक देते हो क्या? नीचे उतार कर उसे अच्छे से थैली में नहीं रख सकते? अगर पानी में गिर जाता तो अखबार खराब हो जाता ना। उसकी बात सुनकर मैं कुछ बोल ही नहीं सका। मेरे मुंह से अपने आप शब्द निकलने ही बंद हो गए। ठीक है मैडम, मैं रोज़ सुबह अखबार बांटता हूँ और उसके बाद मुझे कॉलेज भी जाना पड़ता है, इसलिए मुझे बहुत जल्दी अपने काम निपटाने पड़ते हैं। मैं रोज़ 200 से भी ज़्यादा अखबार बांटता हूँ, इसलिए हर घर के सामने गेट के सामने खड़े रहकर ही मुझे वो फेंक देने पड़ते हैं। लेकिन उसके बाद वो मैडम घर के पास हर रोज़ मुझे साइकिल से उतार कर अखबार थैली में डालने के लिए कहती थी। मुझे बहुत ज़्यादा लेट होता। पिताजी रिक्शा चलाते थे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और कुछ दिनों तक के वे रिक्शा नहीं चला पाए। हमारा घर पिताजी की कमाई से ही चल रहा था। उनकी तबीयत खराब होने लगी और उनकी तबीयत के कारण हमको बहुत दिनों तक कुछ खुद से सब जुगाड़ करना पड़ा और बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। इसलिए मैं सुबह अखबार बांटता, फिर रिक्शा चलाने भी जाता। उससे जो मुझसे पैसे बनते मैं घर के सारे खर्चे खुद ही उठा लेता और जो थोड़े बहुत पैसे मेरे पास बच जाते उससे मैं पिताजी का सारा खर्चा और उनका इलाज भी मैं ही कर रहा था। एक बार रोज़ की तरह अखबार बांटकर मैं रिक्शा लेकर निकल गया था। एक स्टॉप पर मैं सवारी का इंतज़ार किए खड़ा था। थोड़ी दूर एक बड़ी चमचमाती कार आकर रुक गई। उसमें से एक ड्राइवर और एक लड़की उतरी। शायद उनकी कार बंद हो चुकी थी। मैंने ध्यान से देखा तो वो वही मैडम थी। मैं तुरंत उनके पास गया और पूछा, मैडम जी क्या हुआ? सीमा मैडम बोली, हमारी गाड़ी बंद हो गई है, मुझे ऑफिस जाना है, बहुत ज़रूरी मीटिंग है। मैंने तुरंत ही कहा, मैडम चिंता मत कीजिए, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं आपको अपनी रिक्शा में छोड़ दूँ आपके ऑफिस। उन्होंने तुरंत ही कहा, ठीक है। मैंने तुरंत अपनी रिक्शा उनके पास लाकर रोक दी। मैं मेरी रिक्शा में बैठ गई और मैंने रिक्शा स्टार्ट की। रिक्शा चलाते हुए सीमा मैडम ने पूछा, क्या हुआ, तुमने अखबार बांटना छोड़ दिया क्या? मैंने जवाब दिया, नहीं मैडम, मेरे पिताजी बीमार रहते हैं, वे रिक्शा चलाते हैं लेकिन फ़िलहाल घर पर है, इसलिए कुछ दिनों से मैं ही रिक्शा चला रहा हूँ। मेरी बात सुनकर सीमा मैडम बोली, तुम बहुत मेहनती लगते हो। सीमा मैडम के मुँह से ये शब्द सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। थोड़ा आगे जाकर अचानक मेरी रिक्शा बंद हो गई। मैं नीचे उतरा और देखा कि मेरी रिक्शा का डीजल खत्म हो चुका है। मैंने खुद को ही कोसते हुए कहा, मेरा नसीब ही खराब है। सीमा मैडम ने पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, डीजल खत्म हो गया है। इस पर वे भी थोड़ी सी नाराज़ हो गई, लेकिन मैंने तुरंत कहा, अब चिंता मत कीजिए, मैं कुछ इंतज़ाम करता हूँ। मैंने तुरंत अपने एक दोस्त को तभी फ़ोन लगाया। वो पास में ही रहता था। मैंने उसे पूरी स्थिति समझाई। उसने कहा, ठीक है भाई, आता हूँ, ज़्यादा टेंशन मत ले, मैं अपनी बाइक लेकर आता हूँ। कुछ ही मिनटों में मेरा दोस्त अपनी बाइक लेकर वहाँ पर पहुँच भी गया। मैंने उससे बाइक ली और वो ऑफिस चला गया। मैंने सीमा मैडम से कहा, चलिए मैडम, आपको देर हो रही है ना, मैं आपको इस बाइक पर आपके ऑफिस तक छोड़ आता हूँ। तब सीमा मैडम ने पूछा, ये बाइक किसकी है? तो मैंने कहा, ये बाइक मेरे दोस्त की है। उन्होंने कहा, ठीक है, और अपने ड्रेस को ठीक करते हुए एक लड़की की तरह वो दोनों पैर दोनों साइड से डालकर मेरे बाइक पर पीछे बैठ गई। रास्ता थोड़ा सा खराब था तो मैंने कहा, रास्ता थोड़ा खराब है, ज़रा संभल कर बैठिए। वो बोली, इट्स ओके, चिंता मत करो। मैंने बाइक स्टार्ट की। उन्होंने अपना एक हाथ मेरे कंधे पर रखा हुआ था। उनका हाथ रुई जैसा लग रहा था, बहुत ही मुलायम और नरम था। मैंने पूछा, मैडम अगर आपको ज़्यादा देर हो रही हो तो क्या मैं गाड़ी थोड़ा तेज़ चला सकता हूँ? वो बोली, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, चलाओ जल्दी से। मैंने स्पीड बढ़ा दी। अब उन्होंने दोनों हाथ मेरे कंधे पर रख दिए। अब तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं ज़मीन पर नहीं, आसमान में ही बाइक चला रहा हूँ। उन्होंने अपने ड्रेस पर कोई बहुत ही सुगंध वाला परफ्यूम लगाया हुआ था। उसकी महक चारों ओर फैली हुई थी। उससे मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, जैसे मैं किसी स्वर्ग में ही अपनी गाड़ी चला रहा हूँ। मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। तभी सीमा मैडम बोली, रुकिए रुकिए रुकिए, मेरा ऑफिस आ गया है। ये सुनकर मैं जैसे सपनों की दुनिया से अचानक ही ज़मीन पर गिर चुका था। जहाँ उन्होंने बाइक रुकवाई थी वहाँ सीमा मैडम इंडस्ट्री का वो
एक बहुत ही बड़ा ऑफिस था। मैंने पूछा, मैडम क्या आप यहाँ काम करती है? वो बोली, नहीं, मैं सीमा इंडस्ट्रीज की मालकिन हूँ। ये सुनकर मेरे होश ही उड़ गए थे। जिस सीमा मैडम के लिए मैंने मन में ढेर सारे प्यार के फूल जगाए थे, वो तो मेरे लिए जैसे दूर कांटे बन गए थे। एक ऐसा सपना जो शायद कभी पूरा नहीं हो सकता था। वो गेट के पास उतरी तो वॉचमैन दौड़कर आया और उनका बैग हाथ में लिए उसे उन्होंने हल्की सी मुस्कान दी और वे बोला, ठीक है, चलती हूँ। उन्होंने मुझे थैंक यू कहा और अंदर चली गई। मैं बस देखता ही रह गया। पूरा दिन रिक्शा चलाकर जब मैं घर लौटा तो मेरे दिमाग से सीमा मैडम का ख्याल ही नहीं जा रहा था। न जाने मुझे क्या हो गया था। मैं बस उन्हीं के बारे में ही सोच रहा था। खाना खाकर जब मैं सोने गया तो नींद तक नहीं आ रही थी। रात के 2 बज रहे थे, फिर 4 बज गए, लेकिन नींद जैसे आंखों से बहुत दूर जा चुकी थी। आखिरकार मैं सुबह 4 बजे उठ गया, नहाया और अखबार बांटने के लिए निकल पड़ा। बाकी सारे अखबार बांटकर जब मैं सीमा मैडम के निवास पहुंचा और अखबार थैली में निकालते हुए मैं वहां से चला गया, तभी सीमा मैडम गेट के पास आ गई। मुझे देखकर वो हल्का सा मुस्कुराई। आज उन्होंने अखबार मेरे हाथ से ही लिया और बोली, अरे चाय पी लो ना। मैंने कहा, मैडम आपने चाय के लिए पूछा, यही मेरे लिए बहुत है, धन्यवाद मैम, लेकिन अभी मैं चाय नहीं पी सकता। अभी बाकी के अखबार बांटने हैं और ये काम समय पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शायद आपको इस बात का अंदाज़ा होगा। और अखबार बांटने के बाद मुझे कॉलेज भी तो जाना है, तो मैं नहीं रुक सकता। वो बोली, तो फिर तुम कब आओगे चाय पीने के लिए? मैडम 4 दिन बाद संडे है, तो मैं संडे को आपके घर ज़रूर आऊँगा चाय पीने के लिए। वो बोली, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। और उन्होंने एक प्यारी सी स्माइल फिर से मुझे दी। अब मैं अपनी साइकिल लेकर आगे बढ़ा और बाकी घरों में अखबार बांटने लगा, लेकिन मेरा मन जैसे बादलों में ही उड़ता चला जा रहा था। मेरी भावनाएं जैसे अपने कंट्रोल में नहीं थी, वो कहीं खोती जा रही थी। मेरे मन में बार बार यही सवाल घूमने लगा, सीमा मैडम ने मुझे अपने घर चाय पर क्यों बुलाया होगा? क्या उन्हें मुझसे प्यार हो गया होगा? क्या उन्हें मुझ पर दया आई होगी क्योंकि मैं इतनी मेहनत जो करता हूँ? या फिर जैसे मुझे उनसे प्यार होने लगा वैसे उन्हें भी मुझसे कहीं प्यार तो नहीं हुआ होगा? ऐसे हजारों सवाल मेरे मन में उथल पुथल मचा रहे थे। मैंने अखबार बांटे और फिर घर जाकर कॉलेज निकल गया। कॉलेज से लौटकर खाना खाया और सोने की कोशिश करने लगा, पर नींद कहाँ आ रही थी, कमबख्त मारी। सीमा मैडम का वो खूबसूरत सा नाजुक चेहरा बार बार मेरे आंखों के सामने घूम रहा था। उनकी वो प्यारी सी स्माइल। सीमा मैडम ने खुद मुझे चाय के लिए बुलाया था, लेकिन मैंने ही उन्हें 4 दिन बाद संडे का दिन बता दिया था। क्या ज़रूरत थी ये तारीख देने की? मैं चाहता तो अगले ही दिन वक्त निकालकर जा भी तो सकता था। अब तो रात ही मुझे कैसी तो कट रही थी। कितनी लंबी लग रही थी ये रात। आंखों में नींद कोसों दूर थी। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा था ये पल कब बीतेगा और कब मैं उनसे फिर से मुलाकात करूंगा, क्योंकि दिल में मेरे अलग ही लड्डू फूट रहे थे। काफ़ी देर रात के बाद जाकर मुझे नींद आई। अगले दिन सुबह उठा और फिर अखबार बांटने के लिए निकल पड़ा। जैसे जैसे मैं सीमा मैडम के घर पे पास पहुंचता वैसे वैसे मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब मैं सीमा मैडम के घर के सामने पहुंच गया। साइकिल गेट के पास लगाई, थैली से अखबार निकाला और गेट के पास जाकर डाल दिया, पर आज सीमा मैडम दिखाई नहीं दे रही थी। मैं जल्दी में था इसलिए अखबार डालकर निकल गया। मन में हल्की सी उम्मीद थी कि शायद आज मैडम दिखेगी, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। उसके बाद लगातार 3 दिन तक मैंने अखबार पहुंचाया, पर सीमा मैडम एक बार भी मुझे दिखाई नहीं दी। खैर संडे का दिन आया। मैंने जल्दी से सारे अखबार बांट दिए और फिर सीमा मैडम के घर की ओर बढ़ने लगा। आज मैडम ने मुझे चाय पीने के लिए बुलाया था। मैं बहुत ही ज़्यादा उत्साहित था। उम्मीदें और इच्छाएं सारी हदें पार कर चुकी थी। मैं अखबार लेकर सीमा मैडम के घर पहुंचा। गेट खुला ही था। मैंने थैली से अखबार निकाला और गेट के अंदर चला गया। आज पहली बार मैं गेट के अंदर दाखिल हुआ था। वहीं पर वॉचमैन एक साइड में बैठा हुआ था। उसने पूछा, क्या चाहिए, क्या काम है? मैंने कहा, सीमा मैडम ने मुझे चाय पीने के लिए बुलाया है। वो वॉचमैन बोला, तू पागल हो गया है? क्या कह रहा है? कब बुलाया उन्होंने तुझे? मैंने कहा, 4 दिन पहले। वॉचमैन मुझे देखकर उदास हो गया। उसने कहा, सीमा मैडम पिछले 3-4 दिनों से अस्पताल में भर्ती है। मैंने पूछा, क्या हुआ है उन्हें? वो बोला, उनकी किडनी में प्रॉब्लम है। मैंने उसे और ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बस उससे फटाफट उस हॉस्पिटल का मैंने एड्रेस ले लिया और मैं भागकर अस्पताल पहुंच गया। वो अस्पताल बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। मैं रिसेप्शन पर चला गया और पूछा,
सीमा मैडम कहाँ पर भर्ती है? उन्होंने मुझे रूम नंबर बता दिया। मैं वहाँ चला गया। रूम के बाहर कई लोग खड़े थे। शायद सीमा मैडम के ऑफिस के ही मैनेजर या कर्मचारी होंगे। वे ऑफिस में कुछ बातें कर रहे थे। मैंने झाँक कर देखने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैडम दिखाई नहीं दी क्योंकि उन्हें आईसीयू में रखा गया था। कुछ समय तक उनकी बातें सुनने के बाद मुझे पता चला कि सीमा मैडम की किडनी खराब हो चुकी है और अचानक तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। लेकिन कोई भी किडनी डोनेट करने वाला व्यक्ति मिल नहीं रहा था, जिससे उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। हर जगह किडनी डोनर की तलाश जारी थी, लेकिन इतनी जल्दी कोई भी किडनी देने को तैयार नहीं था और ना ही मिल रही थी। इस वजह से सारे कर्मचारी बहुत ज़्यादा चिंतित थे। तभी मैं वहाँ खड़े सीमा मैडम के कर्मचारी के पास चला गया और उनसे कहा, मैं अपनी किडनी देने को तैयार हूँ। उस समय उनका ध्यान मेरी ओर नहीं था, लेकिन शायद मेरे कहे गए शब्द उन्हें तीर की तरह चुभ गए, उनके कानों तक पहुँच गए। इसलिए अब वे मुझे बहुत ही सावधानी से देखने लगे और दोबारा पूछा, क्या कहा तुमने? मैंने कहा, मैं सीमा मैडम को अपनी किडनी देने को तैयार हूँ। तब उस कर्मचारी ने ये खुशखबरी सबको बता दी। सभी कर्मचारी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। उस समय सीमा मैडम के एक मैनेजर मेरे पास आए और बोले, आपने मैडम को किडनी देने का जो फैसला लिया है उसके लिए हम आपके बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार है। इसके बदले आपको 10 लाख रुपए इनाम में दिए जाएंगे और अगर आपको और भी कुछ चाहिए तो न संकोच बताइए। मैंने तुरंत उस मैनेजर को जवाब दिया, सर मैं अपनी किडनी पैसों के लिए नहीं दे रहा हूँ, मैं अपनी किडनी सीमा मैडम के लिए दे रहा हूँ। मैंने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया था। थोड़ी देर बाद मुझे वहाँ के मेन डॉक्टर के पास ले जाया गया। उन्होंने मेरी कुछ मेडिकल जांच की और ग्रीन सिग्नल दे दिया और कहा, ये लड़का अपनी किडनी दे सकता है। कुछ ही देर में मुझे आईसीयू में भर्ती किया गया। मुझे कुछ इंजेक्शन दे गए। आसपास डॉक्टर और लोग आवाज़ें दे रहे थे, लेकिन मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन कुछ समय बाद सारी आवाज़ें बंद हो गई और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई। कुछ समय बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे बगल में सीमा मैडम का बेड है और मैं भी वहीं पर लेटा हुआ हूँ। मुझे पेट के निचले हिस्से में थोड़ा दर्द हो रहा था। जैसे ही मुझे होश आया, डॉक्टर मेरे पास पहुँचे। उन्होंने मुझे कुछ और इंजेक्शन दिए और सलाइन भी लगा दी। वहाँ के बड़े डॉक्टर ने मुझसे पूछा, कैसे लग रहा है अब तुम्हें? मैंने बस सर हिलाया और थोड़ी सी मुस्कान के साथ खुद को नॉर्मल दिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पेट में दर्द हो रहा था। मैंने धीरे से अपनी गर्दन पलटकर देखा तो मैडम जी बाजू में ही सो रही थी। शायद वो अभी तक बेहोश थी, ऐसा मुझे लगा। मैं अपने मायूस चेहरे के साथ सीमा मैडम की ही ओर देखता जा रहा था। उनका सिर्फ आधा चेहरा दिख रहा था और हाथ में सलाइन लगी हुई थी। मैंने उन्हें देखने के लिए अपना सर बाई ओर फिर से घुमाया। तभी वहाँ एक नर्स आई और बोली, सर सामने देखिए, इधर उधर गर्दन मत घुमाइए, नहीं तो आपको और तकलीफ होगी। मैं थोड़ा चौंक गया और जैसे किसी सपने से हकीकत में लौट आया। 4 दिन के इलाज के बाद मुझे डिस्चार्ज मिल गया था। घर जाने से पहले मैं सीमा मैडम के रूम की ओर गया, लेकिन अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। मैंने कांच की खिड़की से उन्हें देखा। शायद दवाइयों के असर से वे सोई हुई थी। उनका चेहरा देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं घर लौट आया। 2 महीने में मेरी बहुत ज़रूरी एग्ज़ाम थी, जो कि MBA की परीक्षा थी। इसलिए मैंने आखिरी बार पेपर बांटने से छुट्टी ले ली थी। पिताजी भी अब ठीक हो चुके थे और फिर से ऑटो चलाने के लिए चल पड़े। मैंने 2 महीने घर पर आराम किया और अच्छे से पढ़ाई की। MBA की अंतिम परीक्षा में मुझे अच्छे अंक मिले। हमारे कॉलेज में ही खुराना डायमंड ग्रुप की कैंपस की एक बहुत बड़ी कंपनी की ऑफर आई और मेरा सिलेक्शन वहीं पर हो गया। मुझे वहाँ प्रोडक्शन मैनेजर के पद पे नियुक्त किया गया। मुझे बहुत ही आकर्षक सैलरी पैकेज भी दिया गया था, जिससे मैं बेहद खुश था। अब मैं अपने माता पिता की मदद भी कर सकता था। मैंने माँ के लिए घर के कामों के लिए एक नौकरानी रख दी, जिससे दोनों मुझसे बहुत खुश थे। कंपनी ने मुझे रहने के लिए फ्लैट और एक काम के लिए कार भी दी। सिर्फ 3-4 महीने में ही मैंने कंपनी के सभी प्रोडक्शन से जुड़े काम सीख लिए और कुछ नया करने लगा था। कंपनी के मेन मैनेजर भी मुझसे बहुत ज़्यादा खुश थे और मेरे प्रयोग से वो बहुत ज़्यादा और भी खुशी से उछलने लगे थे। इससे कि साल के अंत तक खुराना डायमंड ग्रुप में बहुत अच्छा कारोबार चल उठा था। मेरी वजह से उनका बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ था। खुराना डायमंड ग्रुप सीमा मैडम यानी कि सीमा डायमंड से छोटी कंपनी थी।
लेकिन साल के अंत में उन्होंने सीमा इंडस्ट्री को भी पीछे छोड़ दिया था। सीमा इंडस्ट्री बड़ी कंपनी होने के बावजूद इस साल उनका कारोबार घाटे में चल रहा था और उनकी वार्षिक आय में भी काफ़ी गिरावट आई थी। सीमा इंडस्ट्री में बार बार कई मीटिंग्स हुई, लेकिन उनसे अच्छे नतीजे नहीं निकल रहे थे। अब खुराना इंडस्ट्री ने सीमा इंडस्ट्री को मार्केट में पीछे छोड़ दिया। सीमा मैडम ने अपनी कंपनी में एक मीटिंग बुलाई। सभी मैनेजर को बुलाया गया और चर्चा होने लगी कि खुराना डायमंड इंडस्ट्री इतने आगे कैसे बढ़ने लगी। ऐसा क्या कर रही है हो जो हम नहीं कर पा रहे हैं। वो कंपनी हमारी कंपनी से काफ़ी छोटी है, फिर भी इस साल उन्होंने हमसे ज़्यादा मुनाफा क्यों कमाया है। ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इसका कारण हमें ज़रूर पता लगाना होगा। तब एक मैनेजर ने कहा, मैडम, खुराना इंडस्ट्री में एक नया प्रोडक्शन मैनेजर आया हुआ है। उसका नाम रोहन जोशी उसका नाम है। वो बहुत ही होशियार है और लगातार नए नए प्रयोग करते रहता है और उनके सारे प्रयोग सफल भी होते हैं। इसलिए मार्केट में उनकी कंपनी ने हमें पीछे छोड़ दिया है। सीमा मैडम बोली, ये रोहन कुमार कौन है? ये नाम तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। मैडम, वो नए हैं, मैनेजर है और जवान है। मैडम ने पूछा, क्या तुमने उनसे मुलाकात की है? नहीं मैडम, उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ती है। मैनेजर ने कहा, क्या हम उनकी अपॉइंटमेंट ले लें? मैनेजर ने कहा। तभी सीमा मैडम बोली, ठीक है, तो तुम कोशिश करो कि कल ही उनसे हम मिल सके। नहीं तो ऐसा करो, उन्हें एक पर्सनल लेटर लिखो और वो लेटर किसी भरोसेमंद के हाथ में दे दो, उनके पास भिजवाओ। कल मैं खुद उनसे मिलकर हमारे ऑफिस में बात करूंगी और अगर वो राजी हो गए तो हमें इन्हें 2 गुनी सैलरी देकर अपनी कंपनी में शामिल कर लेंगे। ठीक है मैडम, मैं अभी लेटर टाइप करता हूँ। ऐसा कहकर मैनेजर अपने ऑफिस में चला गया और वहाँ पर रोहन के लिए एक पार्सल लेटर तैयार किया गया। एक खास कर्मचारी के जरिए वो लेटर तुरंत ही खुराना इंडस्ट्री में रोहन शर्मा के ऑफिस पहुंचा दिया गया। नई नई चीज़ों पर प्रयोग करने के लिए वे अक्सर दिन रात मेहनत करते और ऑफिस में ही रहते, इसलिए वे पत्र मुझे रात को मिला। सीमा मैडम का लेटर पढ़कर मुझे बहुत खुशी हुई। उनके लेटर ने मेरे दिल को छुआ हुआ था। फिर मेरा दिल एकदम से उछल पड़ा। सच कहूँ तो मुझे तो उस शाम का ही उनसे मिलने जाने का मन कर रहा था, लेकिन शिष्टाचार के कारण मैं जा नहीं सकता। अब मुझे सिर्फ एक रात बितानी थी ताकि मैं सीमा से मिल सकूं, लेकिन वो रात जैसे कटी नहीं रही थी। लोग अपने प्यार को पाने के लिए पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, मुझे तो सिर्फ एक रात ही काटनी थी। लेकिन आज समय आया था कि एक रात कितनी लंबी होती है, मेरे समझ से ये परे था। ये रात तो खत्म ही नहीं हो रही थी। सीमा मैडम की यादें दिल से निकल ही नहीं रही थी। क्या करूं, कब सुबह होगी, यही सोचते सोचते मैं करवटें बदलता रहा। सीमा का प्यार मेरे लिए एक सपना था, इसलिए मैंने उन्हें भूलने का फैसला किया था, क्योंकि सीमा मैडम का प्यार मुझे मिलना असंभव था। उन्हें भूलने में ही मेरी भलाई होगी, मैं यही जान चुका था। सीमा को भुलाने के लिए मैंने 1 साल तक उनसे कोई मुलाकात नहीं की थी, लेकिन उनके लेटर ने जैसे सूखे पत्ते एकदम से बिखेर दिए थे और सूखे खेत में पानी डाल दिया था। सुबह जल्दी पहुंचा और अपनी गाड़ी सीमा मैडम इंडस्ट्री के पास लेकर चला गया। वहाँ के वॉचमैन से पूछा, क्या सीमा मैडम आ गई है? तो उसने कहा, नहीं, अभी तो नहीं आई है, वो 10 बजे आती है। मैं वहाँ 9:30 बजे ही पहुँच गया था। फिर मैं कंपनी के ऑफिस की ओर जाने लगा। वहाँ के दूसरे वॉचमैन ने मुझसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो? तो मैंने उसे अपने हाथ में पकड़ा हुआ लेटर दिखाया और कहा, सीमा मैडम ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। उसने कहा, ठीक है, आप वेटिंग रूम में बैठकर उनका इंतज़ार कर सकते हो। लेकिन मैंने वेटिंग रूम में न बैठकर गेट पर ही रुकने का फैसला किया। 10:15 पर एक चमचमाती कार आई। वो कार गेट के पास रुकी और उसमें से सीमा मैडम बाहर निकली। वॉचमैन ने तुरंत गेट खोला और मैडम के हाथ से बैग ले ली। सीमा मैडम की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो मुस्कुराकर बोली, अरे आप यहाँ खड़े क्यों हो? मैंने कहा, मैं आपसे मिलने आया हूँ। वो बोली, इतने दिनों बाद तुम्हें मेरी याद कैसे आई? मैंने कहा, आप पर एक चाय उधार थी ना, आज सोच लिया कि वो उधार चुका ही दूँ। वो हंसकर बोली, हाँ, चाय तो मिलेगी ही, साथ में आपको नाश्ता भी मिलेगा। चलिए ऑफिस में बात करते हैं। फिर मैं सीमा के पीछे पीछे ऑफिस की ओर चल पड़ा। हम दोनों ऑफिस में पहुंचे। उन्होंने मुझे सोफे पर बैठने को कहा और खुद भी वहीं पर ही बैठ गई। फिर उन्होंने एक कर्मचारी को आवाज़ देकर कहा, चाय और नाश्ता लेकर आओ। सीमा मेरी तरफ देखकर, तो बताओ कैसे हो तुम, और इतने दिन कहाँ गए थे? इतने दिन हो गए ना, कोई खबर ना मुलाकात, अखबार तक तुम नहीं लेकर आते, अखबार डालना बंद किया क्या? मैंने जवाब दिया, हाँ मैडम,
अब पेपर डालने का काम छोड़ दिया है। उन्होंने पूछा, फिर क्या ऑटो वगैरह कुछ ऐसे चलाते हो? मैंने कहा नहीं मैडम, पिताजी का ऑटो भी बेच दिया। सभी सामने की टेबल पर चाय, नाश्ता और कुछ बिस्किट खाकर कर्मचारी ऑफिस से बाहर चले गए। हम दोनों ने चाय के कप उठाए और चाय पीने लगे। चाय की चुस्की लेते हुए सीमा मैडम ने मुझसे पूछा, तुमने मुझे बताया नहीं कि आजकल क्या करते हो? अगर कोई काम नहीं है तो बताओ, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। और हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? आज तक तुमने अपना नाम तक मुझे नहीं बताया। मैं बोला, मैडम आपने कभी पूछा ही नहीं। मैं कुछ और कहने ही वाला था कि तभी उनकी कंपनी के जनरल मैनेजर ऑफिस में आए और मुझे देखकर कुछ हैरान हो गए। जनरल मैनेजर को देखकर सीमा मैडम ने पूछा, क्या रोहन कुमार का कोई मैसेज आया है? मैनेजर ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर बोले, मैडम अब तक उनका कोई मैसेज नहीं आया है, लेकिन जिनके बारे में आप मुझसे पिछले 1 साल से पूछ रही थी ना, वही रोहन आपके सामने बैठे हुए हैं, जिन्होंने आपको अपनी किडनी डोनेट की थी। अस्पताल में उन्होंने अपना नाम तक नहीं छोड़ने दिया था और अपना नाम भी मुझे रजिस्टर नहीं करवाने दिया था। डिस्चार्ज के बाद भी वो कभी हमसे मिलने नहीं आए। हमने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका कोई पता भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने कोई पता दर्ज ही नहीं करवाया था। मैनेजर की बात सुनकर सीमा भरी नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। सीमा के गाल पर बहते आंसू देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैं खुद को रोक नहीं सका और उनके गाल तक हाथ ले जाकर वो आंसू पोंछने लगा। कुछ पल आंखें बंद करके सीमा ने दोबारा आंख खोली और बोली, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? मैं घबराकर बोला, धोखा? मैंने क्या गलती की है? वो बोली, हाँ, शायद गलती मेरी ही है। जिसने मुझे ज़िंदगी दी उसका शुक्रिया अदा तक मैं नहीं कर पाई, क्योंकि तुमने अपनी पहचान मुझे या मेरे लोगों को नहीं बताई। तुम सूरज बनकर हमेशा छुपे रहे। अगर तुमने मुझे किडनी ना दी होती तो आज सीमा इस दुनिया में ना होती। तुमने किडनी देकर मुझे जिंदगी दी है, तभी तो आज ये सीमा तुम्हारे पास बैठी है, वरना उस वक्त मेरा अंत हो गया होता। ये धड़कता हुआ दिल और चलती हुई सांसें सिर्फ तुम्हारी वजह से ही है। इतना कहकर सीमा ने अपनी गर्दन मेरे कंधे पर रख दी। मैं उनके आंसू पोंछने लगा। कंपनी के जनरल मैनेजर चुपचाप वहाँ का नज़ारा बैठकर देख रहे थे। उनकी अनुभवी नजरें दिव्या के चेहरे का ध्यानपूर्वक सारा नज़ारा देख रहे थे। वो खड़े हुए और बोले, मैडम रोहन कुमार अब तक आ जाने चाहिए थे, लेकिन अब तक नहीं आए। मैंने उन्हें फिर से मैसेज भी किया है। ऐसा कहकर वो बाहर चले गए। सीमा ने मुझे गले लगाया और कहा, रोहन तुम अब बताओ, अब तक तुम कहाँ थे? मेरे शरीर में एक रोमांचक लहर दौड़ गई। सीमा ने प्यार करने का मेरा सपना सच कर दिया था। वो सीमा जो मुझे हमेशा दूर लगती थी, आज मुझसे प्यार करने लगी थी। मैं खुद को बेहद खुश नसीब समझ रहा था कि सीमा भी मुझसे प्यार करने लगी थी। सीमा के सामने मैं सिर्फ एक साधारण लड़का था और वो एक कंपनी की मालकिन। किडनी डोनेट करने के बाद 1 साल तक तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? सीमा ने मुझसे पूछा। मैंने कहा, मैंने किडनी देकर कोई एहसान नहीं किया था और ना ही मैं यहाँ कोई एहसान जताने आया हूँ। मैंने तुमसे दिल से प्यार किया था और उसी प्यार के लिए मैंने तुम्हें अपनी किडनी दी थी। मैं कुछ कामों में व्यस्त था, इसलिए तुम्हारे पास नहीं आ सका। अब क्या काम करते हो? अखबार बांटना तो छोड़ ही दिया होगा ना? हाँ, अब मैं खुराना इंडस्ट्री में काम करता हूँ। वो बोली, तुम मेरे पास आ सकते थे, मैं तुम्हें अपनी कंपनी में अच्छी नौकरी दे सकती थी। मैंने जवाब दिया, मुझे कॉलेज कैंपस से ही नौकरी मिल चुकी थी। मैं वहाँ प्रोडक्शन मैनेजर हूँ। प्रोडक्शन मैनेजर? तुम रोहन शर्मा तो नहीं? मैं थोड़ा सा हंस पड़ा और उसे देखकर कहने लगा, हाँ मैं ही हूँ, वो जो तुम अभी नाम ले रही हो। मेरा नाम सुनते ही वहाँ पर सीमा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो खुशी से चिल्लाई और तुरंत मैनेजर को बुलाया। सीमा की आवाज़ सुनकर मैनेजर के साथ अन्य विभागों के प्रमुख कर्मचारी भी दौड़ते हुए अंदर आ गए। खुशी से पागल हुई सीमा मैनेजर से बोली, अंकल, जिस लड़के को तुम ढूंढ रहे थे ना, जिसकी हमें ज़रूरत थी, वो हमारी उम्मीद से कहीं ज़्यादा अच्छा निकला। आज हमें एक नहीं बल्कि 2 आरोहण मिल चुके हैं। इतना कहकर सीमा ने सबके सामने मुझे गले लगा लिया और वहीं से मेरी ज़िंदगी की असली कहानी शुरू हो गई। हमारी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। अब मुझे मेरा प्यार मिल गया था। सीमा और मैं दोनों एक दूसरे के लिए बेहद खुश थे। मैं खुराना डायमंड ग्रुप
कंपनी से रिजाइन करने वाला था, लेकिन कंपनी के मालिक ने कहा कि आप हमें छोड़कर मत जाइए, आपको जो चाहिए हम देंगे। असल में मुझे पैसों की कोई लालची नहीं थी और ज़रूरत नहीं थी, लेकिन खुराना डायमंड ग्रुप में ही मुझे पहचान दी थी, इसलिए जब तक उन्हें मेरा जान ठिकान लगे मैं भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था। मैंने खुराना डायमंड ग्रुप कंपनी नहीं छोड़ी। सीमा ने मुझे कभी फोर्स नहीं किया कि तुम वो कंपनी छोड़ो, और वो मेरे साथ में रहने लगी। मैं समय समय पर सीमा की मदद करने लगा, सीमा के स्टाफ और मेन कमेटी को सलाह देने लगा। मेरे मार्गदर्शन और उनकी कंपनी की तरक्की अच्छे से बढ़ने लगी। धीरे धीरे सीमा डायमंड इंडस्ट्री में आगे बढ़ने लगी। उसके साथ साथ सीमा और मेरा प्यार भी आगे बढ़ता रहा। सीमा की कंपनी को भी जबरदस्त रिस्पांस मिलने लगा था। इसी खुशी में सीमा ने अपने स्टाफ के लिए एक पार्टी रखी। यह पार्टी वर्कर्स के लिए थी, लेकिन कंपनी में ही आयोजित की थी। सभी को गिफ्ट्स वगैरह भी बांट दिए गए थे। सभी बहुत ज़्यादा मेहनत से काम कर रहे थे और मैंने भी समय समय पर उन्हें अच्छे तरीके से मार्गदर्शन दिया हुआ था। बाद में एक बड़े होटल में स्टाफ के लिए बड़ी पार्टी रखी गई। पार्टी रात के 10 बजे रखी गई थी, लेकिन सीमा ने मुझे खास तौर पर जल्दी बुलाया था। मैं 5 बजे ही होटल पहुंच गया। सारा स्टाफ वहीं पर मौजूद था। शहर और देश के कुछ बड़े बिजनेसमैन भी वहीं पर आमंत्रित किए गए थे। हम दोनों को साथ देकर मीडिया के लोग वहाँ सारे बातें बनाने लगे थे। बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हमसे मिलने के लिए उत्साहित थे। इधर खुराना डायमंड ग्रुप में अब मुझे 50% की पार्टनरशिप मिल चुकी थी, इसलिए अब वे वहाँ मैनेजर नहीं बल्कि मैं मालिक के तौर पर काम कर रहा था। पार्टी में इतने बिजनेसमैन आए थे कि सभी एक एक करके हमसे मिलने और बात करने आने लगे, जिसकी वजह से सीमा और मुझे एक दूसरे से खुलकर मिलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। पार्टी में हम एक दूसरे के साथ डांस भी नहीं कर पाए, लेकिन खैर पार्टी बहुत ही अच्छी रही और उत्साह से भरपूर थी। और फिर मैं घर जाने के लिए निकल पड़ा। बाहर जाकर कार के पास पहुंचा। उसमें बैठा ही था कि सीमा मेरे पास आई। कार की खिड़की बंद की। उसने शीशे पर दस्तक दी। मैंने तुरंत उसके ओर देखा और दरवाज़ा खोला। वो बोली, क्या हुआ, घर जा रहे हो क्या, बिना मुझसे मिले? मैंने कहा, अरे हाँ, मुझे बिजी थोड़ा सा काम आ गया है, मुझे थोड़ा सा कुछ अलग महसूस हो रहा है। वो बोली, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे लिए तो मेरे पास हमेशा समय है, लेकिन तुम देखो घर जा रहे हो, लेकिन तुम कहाँ निकल पड़े हो, रुको अभी मेरे लिए। मैंने जवाब दिया, कहाँ जाऊँगा, अब तो मेरा घर, मेरा सब कुछ संसार तुम्हारे पास ही है, लेकिन क्या करूँ, थोड़ा सा काम था, लेकिन खैर छोड़ो, बोलो, अब हम ढेर सारी बातें कर सकते हैं। उसने मेरे मोबाइल से टाइम देखा और बोली, अरे यार, अभी तो देखो ना, ज़्यादा नहीं बजे हैं, बस 11 तो बज रहे हैं और तुम जा रहे हो। मुझे अब तुमसे जुदा नहीं रहा जाता। अब मैं ये बहुत ज़्यादा दिन अपने सर पर नहीं रख सकती। चलो ना मेरे साथ घर, मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए चाय बनाऊंगी। सीमा के ये शब्द सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैंने तुरंत हाँ कह दिया। सीमा बोली, ठीक है, चलो मैं तुम्हारी कार में ही चलती हूँ। मैं ड्राइवर को मैसेज कर दूंगी कि मैं घर पहुँच गई, वो मेरी कार मेरे घर पर छोड़ देगा। सीमा घूमकर दूसरी ओर से कार में आकर बैठ गई। मेरे बगल में बैठी सीमा को देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने कार स्टार्ट की और हम आगे बढ़ने लगे। सीमा का घर मुझसे पहले ही था। कुछ ही देर में हम उसके घर तक पहुंच गए। उसने वॉचमैन को कॉल किया। उसने तुरंत गेट खोला। मैंने कार गेट के अंदर डाली और साइड में पार्क की। हम दोनों कार से नीचे उतरे। दिव्या आगे चल रही थी और मैं उसके पीछे पीछे। उसने आज चॉकलेटी रंग की एक बहुत ही खूबसूरत साड़ी पहनी हुई थी और उसके ऊपर बैकलेस ब्लाउज पहना हुआ था, जो कि उसकी चांदी जैसी खूबसूरत बदन को बाहर झलका रहा था और बहुत ही आकर्षित लग रहा था। उसकी आकर्षित चाल और खूबसूरती मुझे उसकी ओर बहुत ज़्यादा तेजी से खिंचाव डाल रही थी और अब मैं अपने आप को अपने बस में नहीं समझ रहा था। कुछ कदम चलकर हम दोनों अंदर गए। मैं घर के अंदर पहली बार आया था। सीमा ने मुझे सोफे पर बैठने को कहा और खुद किचन की ओर चली गई। उसने मेरे लिए पानी लेकर अपने हाथों से मेरे हाथ में रख दिया। थोड़ी देर हम बैठे रहे। फिर वो बोली, रोहन, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी चाय बनाती हूँ। वो किचन की ओर चली जाने लगी। मैं वहीं बैठा था। फिर बोला, सीमा, क्या मैं भी आऊँ तुम्हारे साथ? तुम चाय कैसे बनाती हूँ देखूँ, ये मुझे देखना है। वो हंसते हुए बोली, अरे वाह, सच में? तो चलो आओ मेरे साथ। मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। हॉल से किचन थोड़ी दूरी पर था। हम किचन में पहुँचे। उसने छोटे से पतीले में चाय रख दी। वो आज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो मेरे लिए अपने नाजुक गोरे मुलायम हाथों से चाय बना रही थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा रोमांचक ये नज़ारा लग रहा था।
आज पहली बार हम एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार कर रहे थे और इतने ज़्यादा करीब थे और हमारे आसपास कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। सीमा के गुलाबी गाल देखकर मैं खुद को उसे देखने से रोक नहीं पा रहा था। आज उसने हल्का सा मेकअप किया था और चॉकलेटी रंग की साड़ी के साथ साथ वो स्लीवलेस ब्लाउज और बैकलेस ब्लाउज देखकर तो मेरा दिल मचलने लगा था। उसमें से वो अप्सरा लग रही थी। वो किचन के काउंटर के पास खड़ी थी और मैं उससे थोड़ी दूरी पर था। उसकी गोरी कमर को देखकर ऐसा लग रहा था कि मेरा हाथ उसकी पतली सी कमर पर जाकर अब उंगलियां फेरकर वापस आ जाएगा। उसे प्यार से अपनी बाहों में भर लूं, मेरा मन बार बार कर रहा था, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। जब इतनी ही बेताबी मेरे अंदर उसने देखी तो वो भी थोड़ा सा पलटकर मुझे देखकर थोड़ी सी शर्मा गई और वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए चाय एक ट्रे में लेकर वहाँ से किचन के बाहर निकल गई। उसने चाय कांच के टेबल पर रख दी और आराम से सोफे पर बैठ गई। इस अदा में बैठी कि उसकी बैक अच्छी तरीके से मुझे दिखाई दे रही थी और वो मुस्कुरा रही थी। उसके लंबे घने बाल उसने अपने कंधे से आगे किए हुए थे। मैं भी बाहर आकर उसके पीछे बैठ गया। अब मुझसे रहा नहीं गया तो वो धीरे से मुझसे कहने लगी, क्या हुआ, आज मैं अच्छी नहीं लग रही? तो मैंने कहा, आज तो तुम कहर ढा रही हो। तो उसने पूछा, क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? मैंने कहा, ये क्या सवाल है, तुम मुझे दिलो जान से पसंद हो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। उसने कहा, अगर मुझे पसंद करते हो तो इतनी दूर क्यों बैठे हो, थोड़ा करीब आओ और कुछ हल्का सा प्यार जताओ। अब मुझसे रहा नहीं गया, मैं तुरंत ही उसके करीब हो गया और तुरंत मैंने उसे पीछे से ही अपनी बाहों में भर लिया और जो उसका बैकलेस ब्लाउज था उसके पीठ पर यहाँ वहाँ उसे चूमने लगा। वो भी मधोशी में छाने लगी और फिर वो पलटकर आगे से मेरे सीने पर लग गई। उसका जो बैकलेस ब्लाउज था और जो उसके बैकलेस ब्लाउज का जो डीप नेक गला था वो पूरा नीचे तक आ रहा था। पूरा उसका बदन मुझे आगे से चिपक रहा था। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तुरंत ही मैंने उसे थोड़ा सा होश में लाकर पीछे किया और कहा, अभी नहीं सीमा, हम ये सब कुछ शादी के बाद करते हैं। अगर अभी हमारा कदम बहक गया तो शायद हो सकता है शादी की रात मज़ा ना आए। तभी अचानक से सीमा पलटने लगी तो उसका पल्लू हल्के से मैंने फिर से पकड़ा और धीरे से अपनी तरफ खींच लिया। वो थोड़ा सा मेरी ओर सरक गई। अब मैंने पल्लू को थोड़ा और खींचा जिससे वो पूरी तरीके से अब फिर से मेरी बाहों में आ चुकी थी। उस पल मैं और वो बस तन्हा थे और स्वर्ग में अपने आप को महसूस कर रहे थे। मैंने एक हाथ उसकी कमर पर रखा और उसे हल्के से अपनी ओर खींचा। अब हम एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। मेरा प्यार आज मेरी बाहों में था। कुछ पल बाद वो बोली, क्या हुआ, इतना क्यों देख रहे हो, मुझे बोलो। मैं बोला, सीमा, तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों में जो खजाना है वो कहीं नहीं, ऐसा लगता है बस तुम्हें देखता ही रहो। उसने शर्माते हुए अपनी आंखें मूंद ली। मैंने उसे दोनों हाथों से उठा लिया और किचन में लेकर चला गया। फिर से मैंने उसे कहा, एक गिलास पानी तो दो, तुम्हें देखकर मेरा गला सूख रहा है। सीमा बोली, अच्छा, इतनी जल्दी तुम्हारा गला सूखने लगा, अभी तो बहुत मेहनत करनी बाकी है। तो मैंने कहा, अच्छा आओ इधर। मैंने सीमा को तुरंत ही अपने गोद में उठा लिया और सीमा से कहा, चलो एक बात बताओ, तुम्हें मुझसे डर लगता है या नहीं? वो कहने लगी, नहीं। तो मैंने उससे कहा, चलो एक बात बताओ, क्या मैं अगर तुम्हें ऐसे ही गोद में उठाकर बेडरूम की ओर लेकर चलूँ तो? बस मैंने इतना ही कहा कि सीमा ने अपनी बेडरूम की ओर इशारा किया और मैं उसे वहाँ पर बस लेकर चला गया। मैंने बिना देर किए उसे कमरे के अंदर डाल दिया। सीमा अभी भी मेरे गोद में ही थी और सीमा मुझे देखकर बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी। अभी भी उसने अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर ही रखे हुए थे। मैं बेडरूम के अंदर दाखिल होते ही लाइट ऑन कर दी और सीमा को धीरे से बेड पर लेटा दिया और मैं भी खुद उसके बाजू में लेट गया। सीमा बेहद खूबसूरत लग रही थी, आकर्षित लग रही थी। मैंने तुरंत ही सीमा का पल्लू उसके सीने से हटा दिया और मैंने सीमा को गले लगा लिया और सीमा के गुलाबी होठों को मैंने पहली बार अपने होठों से छुआ। ये हमारा जिंदगी का पहला किस था। मैं आज बहुत ही ज़्यादा खुश था। मैंने सीमा को अपनी बाहों में कस के पकड़ा हुआ था। धीरे से मैंने सीमा के कंधे पर प्यारा सा किस दिया। मेरा प्यार आज मुझे मिल गया था और सीमा मुझसे इतना ही प्यार करती है, ये एहसास मेरे दिल में अब अच्छी तरीके से उतर गया था। आज हम दोनों दिल से ही नहीं जिस्म से भी एक हो चुके थे और मेरा प्यार आज मेरी बाहों में था। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।